गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम ठंडा हो रहा है। कल भी आसमान पर बादल छाए रहे हैं, ठंडी हवाएं चलने से मौसम मजीद ठंडा होने लगा है और आज भी सुबह से हम देख रहे हैं जी बादल बसेरा हुए हुए हैं और ठंड का एहसास मजीद बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जब हम स्मोकी बढ़ती सूरत हाल की बात करते हैं तो फ़ज़ा में आलूदगी की शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है जो बहुत ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए भी और माहिरीन की जानिब से भी। मुसलसल एहतियात बरतने यानी कि गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करने, मास्क पहनने, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने का कहा जा रहा है। मौसम के हवाले से मज़ीद भी हम बात करेंगे क्योंकि बुध के रोज़ से हमने सुना है कि कोई बारिशों की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। मज़ीद भी बात करेंगे स्मोकी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में और मज़ीद डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जी लाहौर को मज़ीद खूबसूरत, मज़ीद दिलकश बनाने का मिशन जारी है और सोहना लाहौर मुहिम जोरों शोर से हम लोग देख रहे हैं कि जारी है। सड़कों और फुटपाथ पर कौसे कज़ा के खूबसूरत रंगों का हसीन इम्तजाज भी दिखाई दे रहा है और इसी हवाले से लिबर्टी चौक को लिबर्टी रेनबो स्क्वायर का नाम दिया गया है। हतमी फैसला भी कर लिया गया है। इमरान मलिक रिपोर्ट में बता रहे हैं। लाहौर की दिलकशी को मजीद निखारने का मिशन सोहना लाहौर मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। सड़कें और फुटपाथ कोसे खजा के रंगों में रंगे। लिबर्टी चौक को भी लिबर्टी रेनबो स्क्वायर के नाम से मंसूब करने का खत्मी फैसला कर लिया गया। मजबजा लिबर्टी रेनबो स्क्वायर के अतराफ में 7 रंग बखेर दिए गए। लिबर्टी रेनबो स्क्वायर को सब्ज, पीले, सुर्ख, नीले, गुलाबी, नारंगी और हल्के जामनी रंगों से सजा दिया गया। रंगों की ये बहार निजी पेंट कंपनी और जिले इंतजामिया की मुश्तरका काविश का नतीजा है। लिबर्टी चौक के नाम की तब्दीली का फैसला चौक की खूबसूरती की मुनासबत से किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि सोहना लाहौर मुहिम पूरा साल जारी रहेगी। लिबर्टी चौक के अतराफ में 7000 मुरब्बा फीट पर मुहित 7 रंग का ट्रैक बनाया गया है। 7 रंगों की मुनासबत से ही लिबर्टी रेनबो स्क्वायर नाम रखने जा रहे हैं। एक हफ्ते की मुहिम नहीं है, ये तो पूरे साल की है। जिससे आपको पता है सारी एक्टिविटीज में चल रही है। इसमें ब्यूटिफिकेशन भी शामिल है। यहाँ पर 7 कलर्स यहाँ पर करवाए हैं और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पेंट है 70,000 तकरीबन स्क्वायर फीट के ऊपर। और अगर ये बीच वाला एरिया भी हो जाए तो ये मे भी दुनिया की सबसे बड़ी पेंट बन जाएगी। सोहना लाहौर मुहिम में फुटपाथ पर कर्ब स्टोन और लाइन मार्किंग का काम मुकम्मल हो चुका है। शजरकारी मुहिम के तहत 10,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। ट्रैफिक SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कैंप भी फाल कर दिया गया है। लिबर्टी चौक का नाम रेनबो स्क्वायर रखने के बाद इसे कोसे कज़ा के रंगों से जिस महारत से सजाया जा रहा है, उम्मीद है कि देखने वालों के लिए एक खुशनुमा मंजर पेश करेगा। कैमरामैन जहीद दादा के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है कि लिबर्टी राउंड अबाउट का अब नाम चेंज किया जा रहा है, रेनबो स्क्वायर का नाम दिया गया है। लेकिन अब देखते हैं जी ये जो रंगों की बहार वहां पर आई है इसको कब तक बरकरार रखा जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के रंगों की प्रॉपर जो है वो लाइंस लगा दी गई हैं, लेकिन उनको बरकरार रखना भी जरूरी होगा अगर रेनबो स्क्वायर नाम रखा गया है तो। अभी हम आगे बढ़ते हैं और खबर मुझे आपको ये देनी है कि हम लड़कियां कोशिश करती हैं कि जो भी आजकल फैशन चल रहा है उसके मुताबिक कपड़े पहने, उसके मुताबिक फैशन करें। और हमारी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि देखती हैं कि उनको क्या सूट करता है, चाहे वो फैशन में इन हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो कुछ चीज़ों को बड़े या खूबसूरती से अपना लेती हैं। ऐसी एक लड़की से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि जदीद दौर के फैशन नहीं करती बल्कि 80s और 90s के फैशन को अपनाती हैं। डिटेल्स में आपके साथ शेयर करती हैं जी। ये एक ऐसी लड़की हैं जो कि रोज़ाना 18वीं और 19वीं सदी के फ़ैशन को अपनाती हैं और ख़ुद को खूबसूरत बनाती हैं। यूक्रेन की दोशीज़ा गुज़िश्ता चंद सालों से 19वीं सदी से कबल का फ़ैशन फॉलो कर रही हैं और पुराने तर्ज का ही लिबास ज़ेबतन करती हैं। यूक्रेनी लड़की का कहना है कि अब उनकी अलमारी में सिर्फ विंटेज और पुराने तर्ज के लिबास ही मौजूद हैं और ये लिबास उनको बहुत सुकून देते हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि ख़ातीन को खूबसूरत और सेहतमंद होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो मुंह पर बहुत ज़्यादा मेकअप की तहें थोप लें, बल्कि वो सिर्फ लिपस्टिक लगाकर भी ख़ुद को खूबसूरत बना सकती हैं। वो अपने तमाम तर कपड़े खुद ही सिलाई करती हैं, जबकि उन कपड़ों के साथ पहनने वाली दीगर एसेसरीज वो पुरानी चीज़ें फ़रोख्त करने वाली मार्केट से भी खरीद लेती। अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। मौसम सरमा के मलबूसात की बहार आ गई है। MM आलम रोड पर रंगारंग नुमाइश का एहतमाम किया गया है। हसीनाओं के जलवे, डिज़ाइनर बहनों की कलेक्शन मरकज़े निगाह बनी रही। मरवा रिपोर्ट में दिखा रही है।
गुलबर्ग में दो डिजाइनर बहनों मिनाहिल एंड माहम ने मौसम सरमा के मलबूसात की नुमाइश पेश की। सुर्खो स्याह मलबूसात का थीम सजाया गया। अदाकारा दीदार और अनमोल नूर भी नुमाइश में पहुंची। उनका कहना था कि सर्दियों में गहरे रंग आंखों को भले मालूम होते हैं। विंटर्स में हमेशा डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं ब्यूटी से रिलेटेड काम भी करती हूँ, तो उसमें भी डार्क मेकअप चलता है। कपड़ों में भी डार्क मरून, बॉटल ग्रीन, रॉयल ब्लू। विंटर्स में जितने भी हम डार्क पहन सके तो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। M&M के मैं पहले भी ड्रेसेस पहनती हूँ और इनके ड्रेस बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि विंटर चेंज हुआ है, इनकी बहुत अच्छी न्यू कलेक्शन आई है। मिनाहिल और माहम समेत मॉडल का कहना था कि मौसम सरमा और शादी सीजन में खवातीन में मलबूसात की दिलचस्पी बढ़ जाती है। विंटर्स में ना ब्लैक कलर और रेड कलर बहुत इन होता है और डार्क कलर्स की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं, तो इसीलिए हमने नाज़रीन, फैशन की दुनिया से डिटेल्स आपने जानी है, रिपोर्ट आपने देखी है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे लाहौर शहर के मसाइल के हवाले से और ख़ास तौर पर तरक्याती मंसूबों के हवाले से। तो बुज़दार सरकार इन एक्शन है और यके बाद दीगरे तरक्याती मंसूबों के ऐलानात पर ऐलानात किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सोहना लाहौर के नाम से मनाया गया, जिसमें लाहौर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए गए, मुख्तलिफ काम किए गए। बाब लाहौर का इफ्तिताह भी हुआ और लिबर्टी चौक का नाम भी तब्दील कर दिया गया। लाहौर नहर की सजावट भी की गई और पंजाब हुकूमत की जानिब से मॉल रोड पर ट्रैफिक फ्लो के लिए मेगा प्रोजेक्ट लाने का फैसला हुआ है। मॉल रोड पर ज़ेरे ज़मीन टनल या हर चौक में अंडरपास बनाने के मेगा प्रोजेक्ट्स की तजावीज़ दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब के टास्क पर LDA और नेस पार्क ने प्लानिंग शुरू कर दी है और इसके साथ साथ LDA ने मॉल रोड के साथ शेरावाला गेट फ्लाईओवर, शाहकाम चौक और इसके साथ साथ रिमॉडलिंग का डिज़ाइन भी तैयार करना शुरू कर दिया है, जबकि शहर में नए पार्किंग प्लाजास की तामीर की प्लानिंग का आगाज हो गया है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद मॉल रोड व्हीकल्स टनल प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल मॉडल की प्लानिंग की जाएगी और पंजाब हुकूमत को मॉल रोड प्रोजेक्ट के फाइनेंस के लिए वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक का सहारा लेना भी तजवीज़ किया जाएगा। एक जानिब गुज़ार सरकार नित नए तरक्याती मंसूबों का ऐलान करी है, तो दूसरी जानिब पहले से जारी मंसूबे बर वक्त मुकम्मल ना होने की वजह से हुकूमत के गले की हड्डी तो बन गए हैं, शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। फिरदौस मार्केट की ही बात कर लीजिए, वहाँ पर एक अंडरपास मंसूबा इफ्तिताह होने जा ही रहा था, लेकिन इफ्तिताह की तकरीब एक बार फिर मनसूख हो चुकी है और मंसूबा इफ्तिताह का मुंतज़िर है। एक मोरिया पुल की बात करें तो उसकी तोसी और तामीर नो जो है वो तकरीबन 9 माह का मंसूबा भी 3 साल गुजरने के बावजूद अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ बजट की रकम कम होने से रवां साल भी मंसूबे अधूरे रहने के इम्कान है। यह मंसूबा अक्टूबर 2017 से शुरू होने वाला एक मोरिया पुल तोसी मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो पाया। पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड जारी नहीं किए गए, मंसूबे में ताख़ीर हो गई है। LDA मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 7 डेडलाइन दे चुका है। हुकूमत की तरफ से 30 मार्च 2020 को मंसूबा मुकम्मल करने का वादा किया गया था और इसके हवाले से शहर में कौन कौन से नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। जो पहले से मंसूबे मौजूद हैं, जो बेचारे लटके पड़े हैं, गले की हड्डी बन गए हैं, वो गले की हड्डी कब निकलेगी, उगली जाएगी, निकली जाएगी, शहरियों का क्या कसूर है, तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक। इमरान, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नए मंसूबे मुसलसल बताया जा रहा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन जो पहले से जारी है उनकी कौन सुनेगा? सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आपके मौसम का पेपर भी सुन रहा था और बिलीव करें कि मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है, मगर इसके साथ साथ शहरियों के मूड भी अच्छे हो गए। हाँ। मौसम का बहुत असर पड़ता है इंसान के नेचर पे। ठीक है जी। अब सूरत हाल ये है कि मेरा भी मूड अच्छा है, मगर आपने बात ऐसी कर दी है कि शहरी खराब होने वाली। शहरियों के मसाइल है ना, शहरी हमसे बात करते हैं, हम आगे उनका पैगाम रसाएं, हम उनकी बात करते हैं ताकि जो लोग बैठे हुए हैं, जो अफसरान बैठे हुए हैं, जो इंतजामी ढांचे को लेकर चल रहे हैं, उन तक उनकी रसाई हो। अब मसला ये है कि आपने टनल की बात की माल रोड के, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। अंडर पासिस की बात की, बहुत अच्छी बात है। शेरावाला में अंडर पास तो दूर की बात है, आप व्हीकल टनल बनाने जा रहे हैं और व्हीकल पहले पार्किंग प्लाजा तो बना दें। 3-4 साल हो गए हैं इस बात को,
पैसे पड़े हुए हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास, 80 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था और उसका अब बजट जो है वो और आगे चला जाएगा। जारी बात है 4 साल पहले 80 करोड़ रुपया रखा गया, तो अब तो वो 1.5 अरब रुपया पर चला गया होगा। प्लान में बताया जा रहा है ना कि कोई पार्किंग प्लाजास की भी बता रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब बहुत अच्छे हैं, वो काम करना चाहते हैं, वो मंसूबे क्यों ना उनका इफ्तिताह करें, मगर जो उनको बताया जाता है उन्होंने उतना ही करना है ना, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा लेकर नहीं चल सकते। देखिए इंतजामी लोग किस लिए बैठे होते हैं कि वो काम मुकम्मल करें, सीएम को कि अब हमने ये काम करना है, अब हमने ये काम करना है, एक काम नहीं खत्म होता, वही बात दूसरा काम पिछला छोड़ और अगला शुरू कर दिया गया। मगर ये सूरत हाल ये ऐसी है कि अब तक जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, काम शहर में वैसे नहीं हो रहे जिस तरह होने चाहिए थे, क्योंकि इंतज़ामी तौर पर भी देखा गया कि जो शहरी हैं वो इंतज़ामिया को समझते हैं, और पिछले 2.5 साल से जब से नई गवर्नमेंट आई है शहरियों का एतमाद जो है वो बहाल नहीं हो पा रहा। शहरी जो हैं वो ये समझते हैं कि जिस तरह से 2016 में 280 की स्पीड पर लाहौर में काम हो रहा था, अब वही स्पीड जो है वो 40-50 की स्पीड चल रही है। वो इफ्तिताह की हद तक तो 40-50 की स्पीड होती है, मगर मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आला पंजाब को क्रेडिट जाता है कि वो इन हालात के बावजूद वो काम करवाने को तैयार हैं। मगर इंतजामी देखिए, खाली कमिश्नर डीसी क्या करेंगे, ना डीसी के पास जो है वो पैसों की पावर है, ना उनके पास कोई हेड फोर है, ना उनके पास कोई इंतजामी तौर पर कोई सामने, वो उन्होंने मॉनिटरिंग करनी है और लोगों को गेयर अप करना है कि आप ये काम करें। उन्होंने एक छत देनी है, उसके नीचे इजलास बुलाना है, उन्होंने कह रहा है जी महकमा हेल्थ ये करे, महकमा एजुकेशन ये करे, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ये करे, LDA ये करे, वासा ये करे, PHE ये करे, टीपा ये करे। ये तमाम वो इदारे हैं जिन्होंने काम करना है। अब इनके ऊपर भी तो A क्लास ऑफिसर बैठे हुए हैं 18वें 19वें ग्रेड के, वो भी तो सैलरीज ले रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मगर वैसा नहीं हो रहा। ये नहीं समझ लग रही क्यों नहीं हो रहा। आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि आप तो खास से नाउम्मीद हैं, क्योंकि आप पब्लिक की आवाज बने हुए ना। आप बिलीव करें, ऑरेंज ट्रेन थी ना, तो मेरे एक उस्ताद हैं, वो कहते हैं कितनी खबरें अभी तक आई हैं। मैं कहा सर कोई 2.5-3 साल में 50 लाख खबर आ गई है। कहते ये 50 लाख तो आपने बड़े आराम से कह दिया। मैं कहा सर अब माशाल्लाह रिवर रावी बनने जा रहा है, तो 1 करोड़ खबर उसकी होगी कि आज रिवर रावी ऐसे हो गया, इसका पिलर के लिए, इसकी जमीन एक्वायर करने के लिए लोगों ने एहतजाज कर दिया। प्लानिंग नहीं सामने आ रही। प्लानिंग होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। यही शहरी हैं, और जो अफसर है वो भी पाकिस्तान का ही शहरी है, लाहौर नवाज है, वो यहाँ पे उसको पता है कि लाहौरी कैसे होते हैं। आपने कोई काम करना है उसको पहले से प्लान करें। अच्छा इमरान, मुझे ये बताइए, आपको याद होगा कि आपके ये पिछले हफ्ते आज के रोज ही पीर दिन 16 तारीख को DC लाहौर आपके कहते शहर प्लान्ड नहीं है, मसाइल ज्यादा है, प्लान्ड नहीं है। अच्छा हम ये मानते हैं, हम ये मानते हैं, मगर क्या हम 70 सालों बाद लोगों को ये कहेंगे शहर प्लान नहीं है? ये तो कोई उज़र नहीं है ना? देखें शहर को प्लान किसने करना है? देखें शहर को 3 डिपार्टमेंट चला रहे हैं, कमिश्नर, DC, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और LDA। और LDA का सबसे बड़ा जो है असर है इसमें कि वो तरक्याती कामों में सफ़े अव्वल पर है, ठीक है। और जो कॉर्पोरेशन है, बल्दिया उज़्मा लाहौर है, वो पूरे पाकिस्तान की दूसरी बल्दिया उज़्मा लाहौर है, इसके पास अपना फंड है 13-14 अरब रुपये, इसको मांगने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए पैसे लैप्स हो जाना, या पैसों को सिर्फ आप मेहमान नवाजी पे खर्च कर दें और तरक्याती कामों पे ना करें। सरेंडर हो गए। सर मैं आपको बिलीव करें, इतना खूबसूरत मंजर लगता है जब आप मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे चढ़ते हैं, सदीक ट्रेड सेंटर से आप राइट लेफ्ट होते हैं जे रोड से, तो बिलीव करें आप जा रहे होते हैं, जो ही आप ओरिगा सेंटर क्रॉस करते हैं और राइट साइड पे किसी को अभी तक नजर नहीं आ रहा कि यार ये हफीज सेंटर को हम शटलिंग कर दें। 1 माह 3-4 दिन हो गए हैं इसको, 34-35 दिन हो गए हैं, कम से कम उसका माथा ही छुपा दें। ये जरूरी है कि आपने इतना यानी कि खौफनाक यानी वो रखा हुआ है कि आपके जेहन में ये पौधे, ये अच्छा आपने ड्राइव लाइन वहाँ पे बनाई हुई है, सोना लाहौर बना रहे हैं और अभी तक उसकी शटलिंग नहीं कर सके। उसकी शटलिंग कर दें, कम से कम लोगों तो ये तो पता हो कि यहाँ पे कोई निजाम है, कोई पॉलिसी है, कोई सोच रहा है इसके बारे में। आप बिलीव करें, मैं फिर बाहर के मुल्क में चला जाता हूँ 1 मिनट में, कि आप ये करके तो देखें, लोगों के दिलों में आता है कि हुकूमत कुछ कर रही है। खाली ये नहीं है कि आपने उसकी रिपोर्ट बनाई, वो आगे पेश कर दी, वो जी हम इनको बैंक लोन देंगे, इतनी शरह पे देंगे, फलां करेंगे। लोगों को ये नहीं चाहिए। लोगों को आपने सोना लाहौर के नाम से जो एक ड्राइव लाइन चलाई है, लोगों को बताएं तो सही कि ये हफीज सेंटर है, ये हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल की, और यहाँ पे हम इनके साथ खड़े हैं। आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो लिबर्टी चौक में 6400 स्क्वायर फीट पे रेनबो
कलर के नाम से ना उन्होंने, Multi और मैं colours खुद उसको 2 paint दफा, और किया मैं बिलीव करें मैं उसके शहर में मुब्तला हो गया जब वहां पे गया। तो मैंने बाकायदा आला अफसरान को बखूबी तौर पे खुद फ़ोन करके उनको कहा कि बहुत अच्छा काम है सर, मगर इसके जो हम नया नाम रखने जा रहे हैं लिबर्टी स्क्वायर के नाम से, रेनबो स्क्वायर के नाम से, तो आप इसके जो इर्द गिर्द 4-5 प्लाजे हैं, नूरजहां प्लाजा है, सामने प्लाजा है, उनको भी रेनबो कर दें, फिर एक मंजर बन जाता है। अच्छा इमरान, अब वापस आते हैं हम, आप गुलबर्ग निकल गए ना, हम मॉल रोड पे वापस आते हैं। जी मॉल रोड का मुझे बताइए कि ये अब ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है क्योंकि मॉल रोड पे बहुत ट्रैफिक हो गई है। अब ये अंडरपास बने या टनल बने, अब ये तरजीहात में होंगी, कोई डेडलाइन मिलेगी, जल्दी से जल्दी काम होगा, या सिर्फ बहुत सारे मंसूबे में तकरीबन 2 साल से सुन रही हूँ, एक ईंट नहीं लगी उनकी? देखिए सिद्रा, मॉल रोड का फैसला हुकूमत ही करती है क्योंकि वीवीआईपी रोड है ये, और इसके लिए कोई मसला नहीं है। मगर टनल जो है इस वक्त मॉल रोड की जरूरत बन चुकी है, और इतनी जरूरत बन चुकी है कि मॉल रोड पे आप खड़े हो जाएं शाम तक तो आपको नजर आएगा कि आपने पूरे लाहौर में कोई एक काम किया है, गाड़ियों की तादाद गिन के, मोटरसाइकिलों की तादाद गिन के, रिक्शों की तादाद गिन के। जब टनल बन जाएगी, और बहुत अच्छी बात है, मगर बनेगी कब बनेगी कब? मैं ये समझता हूँ कि अगर मॉल रोड पे कटर लगता है तो आपके शहर का मिड है ये, तो आपके शहर की जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, कुछ ट्रैफिक को मोड़ दिया जाएगा लक्ष्मी चौक की तरफ, कुछ को मोड़ दिया जाएगा मजंग की तरफ, यानी कि चबुर्जी की तरफ, कुछ को मोड़ दिया जाएगा नारकली की तरफ। इधर से जो ट्रैफिक है, अगर ये टनल बनाते हैं मॉल रोड के मेन पर, यानी कि फैसल चौक से रीगल चौक तक या रीगल चौक से अलहमरा चौक तक, तो फिर ये टनल का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि लोगों को कभी भी कोई जुलूस निकल आए, कभी भी कोई एहतजाजी मुजाहरा हो जाए, तो लोगों को उससे कोई लेना देना अक्सर ही कभी रूट की वजह से बंद होता है, कभी एहतजाज की वजह से बंद होता है। और शुक्र करें कि मैं तो सलूट पेश करता हूँ अदालतों को कि हमें मॉल रोड पे जो है वो कवरेज से रोक दिया गया। अगर हम कवरेज करते तो ये तो उठते ही नहीं है। अब देखे ना, कुछ 5-6-7 दिन मॉल रोड का फैसल चौक ब्लॉक रहा है, किसी को नहीं पता चला। तो फिर उसके बाद वो नासिर बाग में आए हैं, तो फिर जाके कवरेज की इजाजत देगी कि यही चीज जो है ये रेट है। अगर सरकार की रेट कायम होगी तो शहरियों को परेशानी का सरकार की बात आप कर रहे हैं, सरकार के एक आला अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया आपके वक्त का। मुदस्सिर साहब फरमाइएगा, ये बहुत सारे नए मंसूबे हम देख रहे हैं कि मॉल रोड पर ज़ेरे ज़मीन टनल बनेगा, कोई अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं, फिर पार्किंग प्लाजास के हवाले से कितनी बड़ी ज़रूरत बन चुकी है ये शहर के, और क्या ये तरजीही बुनियादों पर हो पाएंगे ये तमाम मंसूबे मुकम्मल? लाहौर में ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग इसका सोल्यूशन है। उसमें बहुत सा काम होना बाकी है। मॉल रोड पे बिल्कुल ये सोचा जा रहा है कि इस पे वहाँ पर अंडरपास बनाया जाए या डाइवर्ट की जाए ट्रैफिक। सो मॉल रोड पे बहुत कंजेशन होती है, और यहाँ पर सरकारी दफातर हैं, कोर्ट्स हैं, आला अदलिया मौजूद है, उसकी वजह से लोगों का रश काफ़ी होता है। तो आए दिन आप देखते हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक जैम हुआ होता है। सो इस पे डेफिनेटली काम हो रहा है, मुख्तलिफ ऑप्शंस कंसिडर हो रही हैं। उसमें से एक ऑप्शन में आपसे बताया ये वाली अंडरपास वाली भी है, अंडरपासेस बनाए गए। तो लेकिन इसमें बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना है। सो ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का काम है। इस पे जल्दी कुछ ना कुछ हम लेके जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास थ्रू आवर डिपार्टमेंट्स के ये सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक, मुदस्सिर साहब हमें ये बताइएगा, लेकिन शहर में अभी बहुत सारे पहले से प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जो किसी का 50% काम हुआ है, किसी का 60-70% हुआ है, वो अधूरे पड़े हैं, वो मुकम्मल नहीं होंगे, नए मंसूबे शुरू हो जाएंगे, शहरी तो मजीद परेशानी में आ जाएंगे। देखें, जो अभी फिलहाल एक जो फरदौस मार्केट वाला है वो इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट हो जाएगा। वो उसका जल्दी इफ्तिताह है। ये तो देखें, एक प्रोजेक्ट कंसेप्शन होती है, प्रोजेक्ट को कंसीव करने के बाद उसका एक प्रोसेस होता है, उसको अप्रूवल करके फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए वो ऑब्वियसली वो तो फंडिंग पे ही मुनसर होता है। अगर आप फंड्स अवेलेबल हैं तो फिर डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीट होते हैं, प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाते हैं, लेकिन उनको कंसीव करना, सोल्यूशन देना, अभी हम कंसेप्शन की बात कर रहे हैं ताकि कौन सा प्रोजेक्ट लेके जाएं गवर्नमेंट के पास, कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि ट्रिकी एरिया है, रोड है, इस रोड को
मॉल रोड को डील करना है, इस तरह बाकी तमाम इलाकों में भी। फॉर एग्जाम्पल एक जो कनेक्शन है वो ये कोशिश की जा रही है कि जो मोटरवे तक जो है आपको एक सिग्नल फ्री रोड दिया जाए फ्रॉम गुलबर्ग एरिया। सो वहाँ से जो कनेक्शन हैं थ्रू जेल रोड, वो ये भी एक सोल्यूशन है कि एक रोड के ऊपर एक और रोड बना दिया जाए। ये भी एक सोल्यूशन है, इट्स बिट कॉस्टली सोल्यूशन, बट इससे भी सोचा जा रहा है। ये एक नया एक आइडिया है, ये ऑलरेडी इस पे काम हुआ था, लेकिन हम दोबारा इससे भी सोच रहे हैं। सो ये एक मेगा स्कीम के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब के डेफिनेटली वो उन्होंने कहा था कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर के लिए वो आप लेकर आए ताकि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिसमें ट्रैफिक का इशू रिजॉल्व हो सके। अच्छा मुदस्सिर साहब, हमें ये बताइएगा सर, शहर में इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स का होना और ऑफिशियली पार्किंग स्टैंड्स का, पार्किंग प्लाजास का ना होना। इस हवाले से जिला इंतजामिया क्या कर रहा है, क्या करने की जरूरत है? क्योंकि शहरी सबसे ज्यादा परेशान इसीलिए होते हैं कि उनको पार्किंग की जगह नहीं मिलती, रॉन्ग पार्किंग होती है, उसकी वजह से पूरा सिस्टम खराब होता है ट्रैफिक का। देखिए, लाहौर जो पार्किंग है इसको लाहौर पार्किंग कंपनी ये डील कर रही है, और लाहौर पार्किंग कंपनी जो है उसमें अभी कुछ मसाइल थे, वो ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज थे, वो अभी सेटल हो जाएंगे जल्दी। उस पर अब हदायत आ चुकी हैं। ये आपने बिल्कुल इस तरह की लाहौर पार्किंग कंपनी तो कर रही है, चूँकि इसकी कस्टोडियन MCL है और लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आप चेयरमैन भी हैं, मेंबर भी हैं, तो आपने इस वाले से कोई तकरीबन 2-3 रोज़ कबल कोई मीटिंग शीटिंग भी की है। तो इसमें कोई नई इस्लाहात क्या लेकर आ रहे हैं, किस तरह से इसको आप लोगों के लिए कोई अच्छा सिस्टम सामने रखेंगे? कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हॉल रोड, अगर माल रोड और अगर शालमी की ट्रैफिक को देखकर, उसके पार्किंग स्टैंड्स को देखकर, नीला गुंबद को देख के, तो वहाँ पे अगर 1-2 प्लाजे बना दिए जाएं इब्तदाई मरहले में, तो वो एक मॉडल बन जाएंगे। तो उसके बाद लोगों को जो है सुख का सांस भी मिलेगा। लोग आपके गवर्नमेंट आपके साथ, देखिए शहरियों को तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो अगर जब तक आप इन चीज़ों को सेंसिटाइज नहीं करेंगे वो कैसे सामने लेकर आएंगे? जी डी साहब। अच्छा जी राम साहब, ऐसा है कि ये जो आपने बातें की हैं बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली ये प्लाजास भी बनने हैं, और ये अभी हम, क्योंकि मैंने बताया जैसे ऑर्गेनाइजेशनल जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसके अंदर अभी इमीडिएटली हमने प्राइवेट मेंबर्स का इशू बना हुआ था कि वो उसमें लाने थे, वो हमने बोर्ड में अपनी अप्रूवल दी है प्राइवेट मेंबर्स की, और वो अपना बोर्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये फैसले जो हैं वो सारे हम ले सकेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है, यही इसका हल है कि पार्किंग प्लाजा बनाए जाएं और मैकेनिकल पार्किंग की तरफ लेके आए जाए। हम जो अभी फैसला हमने एक और किया है वो ये किया है कि हम पार्किंग को आउटसोर्स करने जा रहे हैं। अब ये पहले तो लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो खुद तमाम पार्किंग को मैनेज कर रही थी, अभी हमने ये फैसला किया कि तो क्या सर पार्किंग कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं, पार्किंग कंपनी खत्म नहीं होगी, वो फंक्शन आउटसोर्स हो जाएगा। अभी पार्किंग कंपनी खुद कर रही है अपने मुलाजमीन के जरिए मैनेज, तो उसमें काफी इश्यूज है, वो एफिशिएंट मॉडल नहीं है। तो अभी फैसला किया है, हमने भी इसको बोर्ड की मीटिंग में फैसला किया है कि इसको आउटसोर्स किया जाए इन फंक्शंस को, और मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ आप समझ लें कॉन्ट्रैक्ट्स को थ्रू फेयर प्रोसेस उनको दी जाए, उनकी जिम्मेदारी। एक सवाल मैं कर लूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट सर। सोना लाहौर के आपने एक हफ्ता मुहिम रखी है, गिरफ्त किया है डिपार्टमेंट को, क्या सर एक मुहिम इसके ऊपर भी करवा लें कि आप पार्किंग कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी शहर के इस वक्त 205 के करीब इनके पास पार्किंग स्टैंड है, उन सबको बुलाएं, एक पार्किंग स्टैंड का खुले मैदान में नमूना बनाएं, मार्किंग कराएं, उनको कहें कि मुझे पूरे शहर में इससे ज़्यादा, इससे कम कहीं पे भी कोई लाइन नहीं नज़र आनी चाहिए, कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए। लोगों के पेडेस्ट्रियन राइट्स हैं वो हम पर लागू होते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते। कुछ ऐसा कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकता है कि मॉडल एक लेके आया जाए, उसके तहत पार्किंग कंपनी जो बनती है। लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि हम इसको आउटसोर्सिंग पे जा रहे हैं, तो आउटसोर्सिंग के अंदर हमने कुछ स्पेसेस तलाश अभी कर ली है, कुछ मॉल रोड भी तलाश की है, बाकी जगहों पे तलाश कर रहे हैं जहाँ पे पार्किंग प्लाजास बनने हैं। उसके अलावा जो ओपन स्पेसेस हैं उसमें हम अंडरग्राउंड भी जा सकते हैं।
ये हमारे मेंबर्स इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे हफ्ते डेढ़ तक, उसके बाद इसकी हम बकायदा एक बोर्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सर रियाज मलिक साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। इमरान मलिक, मुझे ये बताइए कि अब ये जो पार्किंग का प्रॉब्लम है ना, ये मेरा ख्याल है कि शहर का दुखती रंग इस वक्त बन चुका है। जगह हमारे पास है नहीं और आधी रात को आप लाहौर शहर में निकलें तो ऐसा लगता है बहुत खुला शहर है। जरा बिलीव करें, जगह भी है, सब कुछ है, सिर्फ हर्डल्स पैदा की जाती हैं, लोगों की नीयतें नहीं है। ठीक, वही बात आ गई कि जब आप इतना बड़ा काम उन लोगों के पास सौंप देंगे जिनको मेरी आपकी शहरियों की जो तवक्कुआत हैं उनके बारे में कोई इल्म ही नहीं होगा, तो वो 2 लाइनें आपको सरकार ने इजाजत दी है कि ये सरकारी 4 बनेंगे, बस यही पे बात है। ठीक है, अब उसके बारे में कोई भी बंदा एक्शन नहीं ले रहा। इमरान मलिक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और शहरियों के, लाहौर शहर के मसाइल पे बात करने के लिए, तरक्याती मंसूबों पे बात करने के लिए कि जो कि अब मुसलसल गवर्नमेंट की जानिब से वादे किए जा रहे हैं कि शहरियों की आसानी के लिए जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। खैर, देखते हैं आने वाला वक्त क्या पैगाम लाता है। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। तो कोरोना के महलिक वार जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। महलिक वायरस पहले से ज़्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो दुनिया भर में सैकड़ों जिंदगियां निगल चुका है। महलिक वायरस ने पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी खौफ की एक फजा पैदा कर दी है। दीगर शोबाए जिंदगी की तरह तालीमी इदारे भी महलिक वायरस के निशाने पर दिखाई दे रहे हैं। मुतादिद तालीमी इदारों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर कोरोना केसेस सामने आने के बाद रैंडम सैंपलिंग का अमल जारी है। इससे कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबों को 24 नवंबर से 31 जनवरी तक तालीमी इदारे मरहलावार बंद करने की तजवीज़ दी गई थी, जिस तजवीज़ में कहा गया था कि 24 नवंबर से प्राइमरी स्कूल, 2 दिसंबर से मिडिल स्कूल और 15 दिसंबर से हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों को आने से रोक दिया जाए। लेकिन सूबे इस हवाले से अभी तक कोई भी फाइनल फैसला नहीं कर पाए। वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने कोरोना की दूसरी लहर को खतरनाक तो करार दिया है, लेकिन स्कूलों को बंद करने के हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली अभी तक नहीं बताई गई। स्कूल बंद होंगे या नहीं होंगे, इसका फैसला NCOC के तहत आज होने वाली बैनुल सूबाई कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 29,511 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 2,756 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस से हलाकतों की तादाद 7,561 हो गई है और लाहौर में 24 घंटों के दौरान मोज़ी वायरस के 306 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि महलिक वायरस ने मजीद 6 जिंदगियां निगली हैं। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में वायरस से मजीद 10 हलाकतें हुई हैं और अमवात की तादाद 2,519 हो गई। सूबे भर में 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो 658 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद तस्दीक शुदा मरीजों की मजमूई तादाद 1,12,284 हो गई है। स्कूल बंद होंगे या नहीं होंगे, रैंडम सैंपलिंग के नताइज कैसे आए हैं, होना क्या चाहिए, हमारे माहिरीन क्या बता रहे हैं, और ख़ास तौर पे बात करेंगे हमारा जो कोरोना एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है उनकी जानिब से मुसलसल तजावीज़ दे रही हैं कि सख्ती होनी चाहिए, मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी होनी चाहिए, लेकिन उन तजावीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराया जा रहा। उनकी जानिब से तजावीज़ तो आती हैं, लेकिन जब उस पर ज़रूरी इक़दाम नहीं होते तो फिर कोरोना फैलता जा रहा है। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इजहार चौधरी साहब हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं आप, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और मेंबर हैं आप कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के। सर प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सूरत हाल कितनी ख़तरनाक, आपकी पर्सनल राय इस वक्त हालात को देखते हुए क्या है कि तालीमी इदारे बंद हो जाने चाहिए या नहीं हो जाने चाहिए? देखिए, जो मौसम के हालात हैं इसके मुताबिक और जो हम समझते हैं कि वर्टिकल लिविंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, या जिसे हम कहते हैं खिड़कियां दरवाजे बंद करने का जो एक हमारे यहाँ तस्वर आ रहा है आने वाले दिनों में, इसमें इसकी शिद्दत यकीनी तौर पे बढ़ेगी। और हमारे पास एक यार्ड स्टिक है, जब हम भी ग्लोबल किसी भी टेलीविजन नेटवर्क पे बैठते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ मैग्नीट्यूड माजी के जो फर्स्ट आवाज़ थी उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ आया है। तो हमारे लिए एक लकीली एक यार्ड स्टिक है
कि वहाँ क्या हो रहा है जहाँ हमसे पहले हो चुका है। तो हम एक लेमैन के तौर पे अगर कॉमन मैन के लिए भी एक गाइडेंस दें तो हमें ये इसकी शिद्दत का उतनी एहसास तरीके से और जिम्मेदारी के साथ लेकर चलना चाहिए। कौम को इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने ऊपर रखना चाहिए। जो भी हमारा एडवाइजरी ग्रुप जो कि टेक्निकल लोग हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ आपकी सेहत और आपके भले के लिए कोई बात करते हैं। आप उन पर तवज्जो दें, उनकी बात को पल्ले बांधें, उस पर अमल दरामद करें ताकि आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने दीगर अजीज़ व कारब जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं उनके लिए एक सेफ्टी का मार्जिन दे सकें। ये बहुत ज़रूरी है और ये कौमी फरीज़ा है। इसको हमें बगैर किसी लेतो लाल के और बगैर किसी सेकंड थॉट के फौरी तौर पे अपना लेना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक, प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे? आप भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे शहरी हैं, आपकी पर्सनल राय क्या है बीइंग एन एक्सपर्ट कि क्या होना चाहिए इस वक्त? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब भी इशारा दे चुके हैं कि ठीक हो जाए सब लोग, वरना फिर लॉकडाउन लास्ट ऑप्शन रह जाएगा हमारे पास। जी, आपने मेरी ज़ाती राय पूछी है, मैं अपनी ज़ाती राय इसके बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए या उन्हें खुला रखा जाए। अगर हम देखें कि इस वक्त सितंबर में जो टेस्टिंग हुई थी पंजाब के अंदर, जब स्कूल खुले थे 15 सितंबर से खुले थे, उसके बाद वो टेस्टिंग की जाए तो 29,000 के करीब टेस्ट किए गए थे, सिर्फ 51 पॉजिटिव आए थे, जो कि ऑलमोस्ट 1.4% बनता है। टीचर्स की टेस्टिंग की गई थी तो सिर्फ 3 टीचर्स पॉजिटिव आए थे, एक और स्कूल स्टाफ आया था। तो ये पूरा जो सारा सिनेरियो है ये 1.4% के करीब आता है। ग्लोबली अगर हम देखते हैं स्कूल बंद करने के तो वो 3% थ्रेशोल्ड उन्होंने रखा हुआ है। 3% के बाद अगर आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी तो बंद कर जाए। अभी क्या पॉलिसी है, एक क्लास में अगर एक पॉजिटिव आता है उस क्लास को बंद किया जाए, 2 अगर पॉजिटिव आते हैं तो स्कूल को बंद कर दें। मगर इसमें क्या है, बड़ी गौर किया गया है कि वो जो बच्चा वो कहाँ से लेके आता है, स्कूल से तो वो नहीं है। शुरू में जब ये कोरोना की जब वबा फैली है तो एक बहुत खौफ था, अनसर्टेनिटी थी कि बच्चे जो है ये ट्रांसमिशन करेंगे, बच्चे स्कूलों से लेके घर आएंगे, वो फैलाएंगे। वो अब 8-9 महीने में वो साबित नहीं हो सके। ठीक है, अब वो एक फेज तो निकल गई। दूसरी फेज ये है कि अगर आप बड़ा आसान है स्कूल बंद कर दें, मगर उससे भी बड़ा मसला क्या है, स्कूल हम बच्चों को क्यों भेजते हैं? ठीक है, जान बड़ी प्यारी, मगर अगर आप देखा जाए पूरी दुनिया में बच्चों की जो बच्चे खुद इफेक्ट है 20-20 टाइम्स लेस देन द एडल्ट्स। इसी तरह उनकी जो सीरियसनेस है बीमारी की वो भी बहुत कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस सब सिनेरियो में जब देखते हैं कि बच्चों की डेवलपमेंट चाहिए, उनके सोशल इंटरेक्शन चाहिए, वो घर पे नहीं होता। रिमोट टेस्टिंग से अभी यूरोप में क्या हो रहा है, बच्चों का 1 साल ज़ाया हो गया। अभी जो एग्जाम के स्केड्यूल है उसे बदल रहे हैं, उसके सिलेबस को चेंज कर रहे हैं कि उनकी तो पढ़ाई हुई नहीं। तो ये एक तरफ देखना है, 1 साल जिंदगी की पढ़ाई का ज़ाया कर रहे हैं। उसके अलावा जो और इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट है टीचर्स का, बहुत से पेरेंट्स हैं जो दोनों काम करते हैं। अब बच्चे घर पे रहेंगे तो कौन उनको लुक आफ्टर करेगा? बिल्कुल, बहुत सारे डॉक्टर मसाइल हैं। अंडर सुपरविजन वो नहीं कर सकते, अंडर सुपरविजन पढ़ाई नहीं कर सकते। उन्हें बिठा दें इंटरनेट कि वो करें, वो नहीं कर पाए। हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है डॉक्टर, सिस्टम ही नहीं है। वो सेल्फ रिस्पॉन्स। तो आई थिंक ये फैसला ये बड़ा आसान है, बंद करते हैं, मगर ये बहुत मुश्किल है उनको खुला रखना। एनसीओसी की जानिब से बता दिया गया था कि स्कूल बंद कर देने चाहिए, लेकिन सूबे अपनी अपनी तजावीज़ आज पेश करने वाले हैं, जिसके बाद फाइनल फैसला सामने आएगा। डॉक्टर साहब, अब आज स्कूलों के हवाले से तो मामला सामने आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारी मार्केट्स भी हैं, हमारे ताजिर भाई भी हैं। पहले जब लॉकडाउन था तो बहुत परेशान थे, एहतजाज कर रहे थे, लेकिन अब नहीं अपना रहे SOPs पे। हालांकि बहुत आसान है, आप अपनी दुकान में ना दाखिल होने दें जिसने मास्क नहीं पहना हुआ। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट का जो लफ्ज़ है, इसमें इस वक्त हमारी सियासी क़यादत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है। वो जो एक अनफॉर्चुनेटली इम्प्रेशन ये था कि हमने कोरोना पे काबू पा लिया है, उसने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। हम बहुत जो रिलैक्स फील कर रहे हैं, जो लोग इसमें साइंटिफिकली या जो हम कहते हैं एजुकेटेड क्लास थी, उन्होंने भी ये एक मैसेज समझा कि शायद अब ये हम खतरे से बाहर आ गए। हालांकि इसकी हम अपने प्लेटफॉर्म से भी और हमारी दोस्त जो दिन रात इस पे मेहनत कर रहे हैं, इनकी तरफ से कभी ऐसा मैसेज नहीं गया था कि हम खतरे से बाहर आ गए।
हमें पहले दिन से इसकी शिद्दत का अंदाजा था। हम इसका पैटर्न जो और लोग और ममालिक इसको हैंडल कर रहे थे वहां से इसको अखज़ कर चुके थे। हमें इसकी बड़ी शिद्दत से वो था कि इसने पलट के आना है। और एक जो हमने मिसिंग की जून में, अगर उस वक्त हम इसको पूरी तरह से काबू कर लेते तो हमें शायद इसकी शिद्दत कम होती नजर आती, खत्म ना होता लेकिन कम होती नजर आती। हमने उस वक्त अंडर प्रेशर छोटी ईद के मौके पे किया, फिर उसके बाद सेकंड वेव में हमने फिर दोबारा अंडर प्रेशर यही काम किया। और आज भी इंप्रेशन यही है कि ये सियासी तौर पे जो फैसले हमारे होते हैं इसमें कहीं पे इंसानी जिंदगी या हम कहते हैं जो ग्लोबल इंपैक्ट हम तक आ रहा है वो जहन में नहीं रखा जाता, उसको कंसिडर नहीं किया जाता। अब लेटर स्टेज पे अगर किसी स्टेज पे ये पॉलिटिकल राइवलरी जो है या एक दूसरे के हम कहते हैं मुखालिफ या मुआफ़क़त होना, मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से। ना सिर्फ हम ये देखते हैं कि ऑपोजिशन बल्कि हमारे जो सरकार है उनकी जानिब से भी तकारीब भी हो रही हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजें भी हो रही हैं, लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने कहकर हमारा काम आसान कर दिया। चीजें बिल्कुल देखी जा रही हैं, ना सिर्फ हम ऑपोजिशन बल्कि सरकार की तरफ से भी हो रहा है ये सब कुछ। ये नहीं होना चाहिए, इसकी संजीदगी जॉनसन एटलीस्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ही इज द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फॉर द होल कंट्री, ही इज नॉट फ्रॉम पीटीआई नाउ। इनकी तरफ से जब कोई चीज लेकर चली जाती है लोग उसको समझते हैं कि हमारी क़यादत जॉन सीना को बड़ी संजीदगी के साथ हमें कोई गाइडलाइंस दे रही है। जब वो खुद सिलेक्टिव हो जाते हैं, उन्होंने अपने भी जलसे कर लिए, अब उसके बाद उनके लिए जवाब हो गया, अपोजिशन को कैसे मना करेंगे? उनकी सर्वाइवल इसी में, वो अपनी सर्वाइवल के लिए पूरी कौम की उसको दाव पे लगाने के लिए जॉनसन तुले हुए हैं। ठीक, डॉक्टर साहब अब हमें ये बताइए कि हमारे बहुत सारे शहरी देख रहे हैं जिनमें फ्लू जुकाम उनको हो चुका है। आप चूंकि एक्सपर्ट हैं, देख रहे हैं पेशेंट्स को कोरोना के भी, तो अब जिस बंदे को फ्लू जुकाम है, चाहे वो सीजनल है या फिर अल्लाह ना करे कोरोना वाला हो गया है, तो वो फौरी तौर पर जाके टेस्ट करा ले या फिर घर में रहे और अपनी एहतियात करना शुरू कर दे, क्या करेगा? इसके दो पहलू हैं जी। एक तो उसका ज़ाती पहलू है, दूसरा जो इसकी कम्युनिटी की बात हुई थी कि आपकी जिम्मेदारी होती है दूसरों को भी। तो जहाँ तक ज़ाती पहलू है उसमें वो माइल्ड सिम्टम, नो सिम्टम्स कोरोना के भी हो सकते हैं, कॉमन कोल्ड के भी हो सकते हैं, उस पर असर नहीं होगा। मगर उसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर उसे कोरोना है तो उसकी वजह से जहाँ भी वो काम करते हैं, जहाँ जाते हैं, वो बाहर फैलाएंगे। तो इस जिम्मेदारी के नाते से जो माशरती जिम्मेदारी है उसमें अगर उसे शक पड़ता है तो वो टेस्ट करवा लें। इसमें कोई शक नहीं है कि ये मौसम चेंज हो रहा है, बहुत से लोगों को वो सिम्टम्स होंगे। मैं यहाँ बैठ के वो सिम्टम बताना नहीं चाहता, मगर डॉक्टर्स वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उसे एक गलत मैसेज आएगा। मैसेज यही है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर आपको शक है या अपने आप को आइसोलेट कर लें, कुछ दिनों के लिए घर बैठ जाएं। अगर घर नहीं बैठ सकते आइसोलेटेड, अपना टेस्ट करवा लें। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम के इंट्रो में मैंने बात की थी मौसम के हवाले से, कोरोना के हवाले से, और ख़ास तौर पे मैंने आपको कहा था कि गर्म मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दें, और तिब्बी माहिरीन ये बता रहे हैं। आज देखिए कि हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर इजहार साहब मौजूद रहे, उन्होंने भी यही बताया है कि आप अपना थोड़ा सा ईटिंग स्टाइल चेंज करें, उसकी वजह से आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं और कोरोना से आप बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। नाज़रीन, इसी बात पे साथ मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आते हैं, मजीद हवालों पे, मजीद टॉपिक्स पे बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक छोटा सा टीजर तो आपको दे दिया था कि बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, हमारे नौजवान बहुत परेशान होकर रह गए हैं, फिर कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है जिसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। आपने घर में रहते हुए किस तरह से अपने आप को स्टेबल करना है, किस तरह से आपने अपने आप को जो है वो कुछ अर्न करना है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मलकूत आजम है, आप फ्रीलांस एक्सपर्ट हैं, आपको प्रोग्राम में मलकूत खुश आमदीद कहते हैं। और सादिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी फ्रीलांस के तौर पर काम करती हैं, आप भी एक्सपर्ट हैं, आपको भी सादिया प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मलकूत, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये फ्रीलांसिंग है क्या? अच्छा जी, फ्रीलांसिंग एक मतलब ऐसा वर्ड है, तो मतलब कोई भी सुनता है ना तो उस पर काफी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। मतलब इसको लोग काफी समझते हैं कि काफी डिफिकल्ट सी टर्म है, बट इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ पर्सन जो घर पे बैठ के अपने स्किल्स को आउटसोर्स कर रहा होता है। दैट्स इट। द स्किल्स कुड बी एनीथिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी,
कुछ भी, मतलब डिजाइनिंग आ जाती है इसमें, कंटेंट राइटिंग आ जाती है, तो बस आप घर बैठ के अपने स्किल्स को आउटसोर्स करें कहीं पे भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। दैट्स जस्ट, यानी आप में जो भी टैलेंट है, आप जो भी काम कर सकते हो, आप घर में बैठे हुए उस काम को सेल आउट कर रहे हो और आप अर्न कर रहे हो। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, कितना है हमारे यहाँ ट्रेंड फ्रीलांसिंग का, कितना स्कोप है? कुछ ईयर्स पहले की बात की जाए तो तब तक तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब लास्ट 2 to 3 इयर्स में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है कि लोग इस तरफ आ रहे हैं। आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल हो, आपके पास इंटरनेट है और आपको बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन स्किल आपके पास है, आप कर सकते हैं, तो आप इजीली जो है कोई भी स्किल जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो आप सीखें और आप आराम से जो है घर बैठे उसको सेल आउट करें और अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्या करती हैं वैसे? मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर चल रहा है। स्पेशली आप क्या? मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं ऑनर्स कर रही हूँ जूलॉजी में। तो लेकिन मेरा जो काम है वो इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है कि मैं ग्राफिक्स करती हूँ कंप्यूटर पे। यानी आप जूलॉजी भी पढ़ रही हैं, साथ साथ कंप्यूटर की एक्सपर्ट भी बनती जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसी कैसे हुआ आगाज? इस तरह से कि मुझे इंटर के बाद सेकंड ईयर के बाद शहबाज शरीफ की तरफ से मिला था लैपटॉप, क्योंकि मैट्रिक बेस पे मार्क्स अच्छे थे, तो मुझे पता चला कि इस तरह से काम होता है कि आप घर बैठ के काम कर सकते हैं स्टडी के साथ साथ। तो मैंने थोड़ा सा इसको गूगल किया, सर्च आउट किया, फेसबुक चेक किया, तो मुझे तब एक इदारा मिला फेसबुक पे स्टेप्स के नाम से। तो वो लोग उस वक्त ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे थे और मैंने कहीं जाके भी नहीं सीखा, मैंने घर बैठ के ही उसको सीखा। रात को 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे की डेली क्लास होती थी, सर जो है वो बताते थे, करते थे। 1 मंथ का वो कंप्लीट कोर्स था, वो मैंने किया। उसके साथ उन्होंने फ्रीलांसिंग सिखाई कि अब आपने जो स्किल सीख लिया उसको सेल आउट कैसे करना है, क्लाइंट्स तक कैसे पहुंचना है। तो वहाँ से जो है ये आगाज हुआ और अब माशाल्लाह से 3-4 साल होने वाले हैं। ठीक है, चले, हमने अपना अर्निंग सोर्स तो जान लिया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आप कितना कमा सकते हैं और इस फील्ड में आने के कितनी देर के बाद, कितनी मेहनत के बाद आपकी अर्निंग शुरू होती है, इस पर भी बात करते हैं। मलकूत, आप कब से कर रही हैं, आपने कैसे आगाज़ किया? मुझे 4 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई स्टार्टेड के मतलब आई वाज 16 और मेरे घर वालों ने मुझे एक्सबॉक्स ला के दी हुई थी, तो मैं उस पर गेम्स वगैरह काफ़ी खेलती थी। तो मैं उसके ना ग्राफिक्स देख के काफ़ी इंस्पायर होती थी कि मतलब ये क्या है एनिमेशन, ग्राफिक्स वगैरह बने हुए हैं। तो मेरा एक कज़न था, ही वाज ऑलरेडी ए ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मैंने उससे पूछा, तो मतलब क्रिएटिव में थी शुरू से ही ना, तो इस फील्ड में मतलब ड्राइंग वगैरह, पेंटिंग में हाथ काफ़ी अच्छा था मेरा। तो ये सजेस्टेड मी दैट व्हाई डोंट यू लाइक बिकम अ डिज़ाइनर, मतलब यू हैव दिस स्किल। तो फिर उसके बाद मैंने एक कोर्स किया प्रॉपर्ली, 6 मंथ्स का कोर्स था, तो फिर वो मैंने किया। कुछ भी करने के लिए आपको एक आध कोर्स कर लेना आपको करना पड़ता है, अपने स्किल सेट को ऐसे आपको प्रोफेशनली करना पड़ता है। अगर आप यूट्यूब से भी कर लेते हैं तो उससे भी आप सीख सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन ट्रिक्स एंड टिप्स जो आपको एक प्रोफेशनल ही बता सकता है। ठीक ठीक ठीक। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं, जरूरी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन पेड। हाँ, वैसे भी YouTube से भी आप सीख लेते हैं, लाइक देयर सो मेनी रिसोर्सेज, बट उसका इशू ये होता है कि अब कुछ मतलब टिप्स और ट्रिक्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, कुछ वेबसाइट्स होती हैं स्पेसिफिक, वो आपको YouTube पे नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये आपको प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं? आपको खोज लगानी पड़ती है, आपको पता होता है कि इस वेबसाइट पे आप जाओगे, यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट दोगे तो फिर आपको फीडबैक मिलेगा, किस तरह से होता है? देखिए 2-3 फ्रीलांस वेबसाइट्स है। सबसे जो फेमस है वो फाइवर है, ठीक है। वहाँ पे आप जाते हैं, जो बिगनर्स है ना, मतलब टू हैविंग अ रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं आपको बता रही हूँ, स्टार्टिंग में इट्स वेरी हार्ड, बट वंस आप अपनी प्रोफाइल प्रिपेयर कर लें अच्छी तरह, आपके उसके ऊपर रिव्यूज अच्छे आ जाए, तो यू कैन गो अप टू लाइक 50, 60, 70, 1 लाख, और इससे आप ज्यादा भी प्रोसीड कर सकते हैं। और ये शुरू करने के कितने टाइम के बाद? डिपेंड करता है आपके कि आप कितना वर्कलोड ले सकते हैं। कितना स्मार्टली चल रहे हैं। एग्जैक्टली, आपको रेगुलरली 8 to 12 आवर्स अ डे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके एज में घर से काम कर रहे हो, थोड़े 2-3 घंटे काम कर लेते, नो, दैट्स नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपको रेगुलरली काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुट योर पेशेंस, योर हार्ड वर्क, एफर्ट्स, आपको सब करना पड़ेगा। उसके बाद मतलब यू विल टेक अराउंड 2 to 3 months, ठीक है। इसमें मतलब बीच में अगर आपकी मतलब किस्मत अच्छी है तो यू कैन गेट अ गुड प्रोजेक्ट। हम पाकिस्तान में रहने का हमें फायदा ये है कि हमें अमेरिकन जब क्लाइंट मिलते हैं, ब्रिटिश क्लाइंट मिलते हैं, दे पे यू इन डॉलर्स। तो अगर उन्होंने आपसे एक छोटा सा कार्ड बनवाना है, आपसे लोगो बनवाना है, तो जिस लोगो का रेट यहाँ पे 6000 है, वहाँ पे लाइक दे आर गोइंग टू पे यू अ लॉट। हाँ बिल्कुल, वो फिर आपके जब डॉलर्स में बात आ जाती है तो फिर पाकिस्तानी करेंसी तो हाई हो जाती है। हाँ। अच्छा, हमें ये बताइए सादिया कि अब कितने लोग हैं, कितनी लड़कियां हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस करना ये बड़ा मुश्किल समझा जाता है हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने हैं तो आपको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए और 6 से
6 महीने से 1 साल तक का टाइम पीरियड आपको चाहिए कि आपका बिजनेस आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा। ना सिर्फ ये ऑनलाइन बल्कि मेरा ख्याल है वैसे भी अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट सब्र तो करना पड़ेगा। फ्रीलांस ऐसा है कि आपके पास एक तो फ्री रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास लाइक 2 से 3 मैं वेबसाइट्स बताती हूँ, डेमी है, स्किल शेयर है, इसके अलावा यूट्यूब पे काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग जो है वो अपने चैनल्स खोल के बैठे हुए हैं जिसमें वो पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि फ्रीलांसिंग बेसिकली आपने करनी कैसे है। अब जरूरी नहीं कि आप सिर्फ डिजाइनिंग सीखें, अब कोई डिजाइनिंग सीख भी लेते हैं, अगर जो भी आपका इंटरेस्ट है वो करें, आपका राइटिंग में इंटरेस्ट है, डिजाइनिंग में है, किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, आप वो चीज करें। तो आपको देखते हुए आपके खानदान में आपके दोस्त या कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया कि मुझे जैसे ही कोविड स्टार्ट हुए मार्च के स्टार्ट में, मेरी नेबर्स में मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि यार जो तुम काम करती हो मुझे भी सिखाओ। तो हमने मार्च में क्लास लेना स्टार्ट की उसके साथ, जब क्योंकि यूनिवर्सिटीज तो क्लोज हो गई थी, फ्री टाइम काफी ज्यादा था, तो मैंने इसको सिखाना स्टार्ट किया और 1 मंथ के अंदर उसने मेरे से ग्राफिक्स भी सीख ली और फ्रीलांसिंग भी सीख ली और अब वो माशाल्लाह 5वां महीना 6वां वो अपना काम कर रही है। और मेरा ख्याल सबसे ज्यादा बड़ी ट्रिक ही ये है कि अब आपने काम तो सीख लिया लेकिन अब आपने बिजनेस कैसे लेना है। ऐसा ही है, इसके लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत जरूरी हैं। आपको अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ती है। अच्छा, बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है ना, बीइंग अ डिजाइनर, आपके डिजाइन हर जगह नाइसली डिस्प्ले होने चाहिए, इंस्टाग्राम पे और भी जो 2-3 इस तरह की वेबसाइट्स है वहां पे, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। शुरू में होता है, मतलब क्योंकि हमारी मार्केट जरा सैचुरेट हो गई, लाइक देयर आर सो मेनी ग्राफिक डिजाइनर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, तो शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, बट यू नीड टू हैव दैट कंसिस्टेंसी एंड होप इनसाइड यू कि नहीं हो जाएगा। हमारे नौजवानों का कितना रुझान है, कितने लोग हैं जो फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं खुद से या फिर उनको पता है वो करना चाह रहे हैं? सिंस द लॉकडाउन काफी ज्यादा लोग जो हैं इस रुझान की तरफ आ गए, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस वगैरह बंद हो गए, लोगों के पास जॉब्स वगैरह खत्म हो गई। तो सो मेनी पीपल केम इनटू दिस फील्ड, मतलब उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह लेना शुरू कर दिए यूट्यूब के थ्रू। वीडियो एडिटिंग का बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि हमारे यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान से, ब्लॉगर्स जो हैं, तो वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और इस तरह प्रोग्रामिंग, इन सब फील्ड्स की बहुत ज्यादा डिमांड है हमारी कंट्री में। और बाहर से भी लोग जो मतलब अमेरिका से इधर उधर से वो भी मतलब हमारी कंट्री में ही आके मतलब उनको तो सस्ता पड़ता है, बट हमारे लिए इट्स बेनिफिट। एग्जैक्टली, आपका भी फायदा हो जाता है, उनका भी हो जाता है। सादिया, देख बहुत सारी जो खवातीन है, लड़कियां हैं, मेल्स हैं, वो आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी उनको? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, वो जो है इस तरफ अपना ज़्यादा आएँ, स्किल्स को सीखें अपने। मुझे तब ये जब मैंने स्टार्ट किया ना तब मुझे ये शौक था कि मेरे फादर नहीं है, मैं अपनी मदर के साथ रहती हूँ, अपनी नाना को के पास। तो मुझे ये था कि थोड़े से जैसे फाइनेंशियली आपके हालात आप स्टेबल हो जाते हो, बिल्कुल स्टेबल हो जाते। तो मुझे ये शौक था कि मेरे पास पैसे हों अपने, मैं अपनी मामा के लिए गिफ्ट्स लेके आऊँ, चीजें लेके आऊँ, अपनी मर्जी की चीजें लूँ, मेरे पास अपना कार्ड हो, जब मैं अपनी चीजें जो है जाके शॉपिंग करूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। तो वहाँ से मुझे ये शौक था, फिर मैंने काम सीखा। अब मैं भी स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, कि आप सुबह टाइम तो यूनिवर्सिटी जा ही रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप अगर ये चीज सीखें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यानी आप इस चीज के इंतजार में ना रहें कि आप डिग्री कंप्लीट होगी, आपको जॉब मिलेगी, साथ साथ काम शुरू करें। बिल्कुल, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि अब हमारा किसी एक स्किल से गुजारा नहीं है, आपको मल्टीपल चीजें सीखनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और आप दोनों को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि आप अपनी अपनी फील्ड में ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और ऐसे ही पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें जब भी ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचने वाला है, लेकिन उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की जो हमने बात करनी है वो है जी हमारे चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की आज 37वीं बरसी मनाई जा रही है। और वहीद मुराद की जब हम बात करते हैं तो उनको 1960s और 70s के दौर को वहीद मुराद का ज़माना कहा जाता था। उस वक्त उन्होंने जो जो फिल्में बनाई, जिस फिल्म में काम किया, वो आज तक जिंदा जावेद हैं। वो फिल्में भी अमर हो गई, उन पे जितने भी ट्रैक फिल्माए गए, जितने भी गाने उन पे फिल्माए गए, वो यकीन जानिए आज भी सुने जाते हैं और आज भी उनको उतना ही पसंद किया जाता है। तो आज प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम भी आपको उन्हीं का एक ट्रैक सुनाएंगे और उसी के साथ आपको छोड़े जाएंगे। लेकिन मैं कुछ डिटेल्स मज़ीद आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि फिल्म अरमान से वहीद मुराद को अरूज मिला था। जैसे उन्होंने फिल्म अरमान में जलवा दिखाया तो लोगों ने उनको बहुत पसंद किया, और जैसे लोगों ने उनको पसंद किया तो फिर जितने भी प्रोड्यूसर्स थे उनकी वो मजबूरी बन चुके थे कि वो उनको फिल्म में ज़रूर कास्ट करते थे। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।